नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कामरा क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। कल हमने स्टार्ट किया था उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के लिए, और वहां पर हमने मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी, उसके बारे में पढ़ा था। और किडनी के बारे में हमने बेसिक जानकारी लेने के बाद में मैंने क्वेश्चन दिया था कल आपको कि यानी 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। किसके बराबर होता है जी? 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है। और 170 ग्राम की किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, वो कितने होते हैं? 10 लाख पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहूँ। तो ये आपको जो दो नलिकाएं दिखाई दे रही है, ये होती है रक्त वाहिनियां। क्या होती है जी? रक्त वाहिनियां। और रक्त वाहिनियां अपना ब्लड लाकर यह जो एक झिल्ली-नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर डालती है। इस झिल्ली का नाम होता है ग्लोमेरुलस झिल्ली। क्या नाम होता है जी? ग्लोमेरुलस झिल्ली। अब यानी रक्त वाहिनियों के द्वारा जो ब्लड ला करके इस ग्लोमेरुलस झिल्ली के अंदर डाला गया था, तो आप ही देख सकते हो यानी इस झिल्ली के अंदर से जो रक्त निकलेगा वो अपने आप ही बिल्कुल बारीक तरीके से फिल्टर हो जाता है। और यही हमने पढ़ा था, किडनी का काम होता है रक्त को फिल्टर करना। तो फिल्टर करने का कार्य एक्चुअली हम बात करें तो कौन करता है? ग्लोमेरुलस झिल्ली ही करती है। अब ग्लोमेरुलस झिल्ली के बाद में हम बात करें, यह तो एक कपनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस ऑर्गन का नाम होता है बोमेन संपुट। क्या नाम होता है जी? इसे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। यानी फिर ग्लोमेरुलस झिल्ली में रक्त फिल्टर होने के बाद में कहाँ पहुंचेगा? बोमेन संपुट में पहुंचेगा। और बोमेन संपुट के बाद में ये जो नलिका नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इस नलिका नुमा संरचना में आता है। और यह जो नलिका नुमा संरचना होती है इसे कहते हैं अग्रस्त नलिका। क्या कहते हैं जी? अग्रस्त नलिका। और इस अग्रस्त नलिका को पीसीटी भी कहा जाता है। और ये जो इसके पीछे वाला भाग होता है, इस भाग को कहते हैं दूरस्थ नलिका। क्या कहते हैं? दूरस्थ नलिका, या इसे डीसीटी भी कहते हैं। यानी फिर वो ब्लड डीसीटी और पीसीटी के अंदर आएगा। और ये जो संरचना है, इस संरचना की खोज करने का कार्य एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम आता है एनले। और इस संरचना को हम कहते हैं एनले का लूप। क्या कहते हैं जी? एनले का लूप। अब आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो है एक नेफ्रॉन की संरचना। यानी ये संरचना किसकी होती है? ये डायग्राम किसका है? ये नेफ्रॉन का होता है। यानी मैं बात करना चाहूं तो 170 ग्राम की किडनी के अंदर ऐसी संरचना 10 लाख पाई जाती है। अब मैं एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से देखूं तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं ग्लोमेरुलस झिल्ली का संबंध किस कोशिका से है। कोशिका पूछे तो अपना आंसर होगा नेफ्रॉन, और अंग पूछे तो हम कहेंगे किडनी। बोमेन संपुट का संबंध किससे होते हैं? तो हम कहेंगे कोशिका पूछे तो कहेंगे नेफ्रॉन, और अंग पूछे तो अपना आंसर यही होगा किडनी। और तीसरा क्वेश्चन ये भी आता है एनले के लूप का संबंध किससे होता है? तो एनले के लूप का संबंध होता है किडनी से। मानव के उत्सर्जन तंत्र से, या कोशिका की मैं बात करूं तो कोशिका में नाम आता है नेफ्रॉन का। ठीक है जी, इतनी बात नेफ्रॉन के क्लियर हुई। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, आपके सामने है नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, यानी मानव में जो उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं मूत्र। क्या कहते हैं जी? मूत्र कहते हैं। और मूत्र की मैं बात करूं तो मूत्र का संगठन किस प्रकार से होता है? मूत्र के संगठन में देखिए क्या क्या पाया जाता है। जल होता है, जल के अलावा इसमें यूरिया पाया जाता है। यूरिया के अलावा मैं बात करूं तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। और यूरिक अम्ल के अलावा मैं बात करूं तो क्रिएटिनिन पाया जाता है। हाँ जी, क्या क्या पाया जाता है? जल होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, और क्रिएटिनिन पाया जाता है। मानव मूत्र के पीएच मान की मैं बात करूं तो मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव के मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। और जिसका पीएच मान आपको पता है 7 से कम होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होती है। तो मूत्र की प्रकृति भी कैसी होगी? हल्का अम्लीय होता है। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है जी? मानव मूत्र का हल्का पीला रंग देने वाला एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, और उस वर्णक को हम कहते हैं यूरोक्रोम। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम वर्णक के कारण
मानव मूत्र का हल्का पीला रंग पाया जाता है। ठीक है, जितनी बात ध्यान में रह जाएगी। यानी मूत्र के संगठन में क्या क्या होता है? जल होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है और क्रिएटिनिन होता है। पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और 6 होता है, उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। ठीक है जी, क्लियर? इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं, मूत्र से संबंधित कुछ एक रोग होते हैं। एक रोग होता है, इसे कहते हैं पॉलीयूरेमिया। मूत्र से संबंधित रोग, एक दो रोगों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मूत्र से संबंधित रोग, एक रोग होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीयूरेमिया। और पॉलीयूरेमिया का तात्पर्य क्या होता है? यानी मूत्र, इसमें मैं लिख सकता हूं, यानी बार बार मूत्र विसर्जन करना। पॉलीयूरेमिया में क्या होता है? बार बार मूत्र विसर्जन करना। यानी मूत्र विसर्जन की फीलिंग जब बार बार होती है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? पॉलीयूरेमिया कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो भूखा व्यक्ति किसका उत्सर्जन करता है भाई? यानी किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है, भूखा है, तो वो जब मूत्र का उत्सर्जन करता है तो उसके मूत्र के माध्यम से NaCl का उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला, यानी महिला है, यदि वो या तो प्रेग्नेंट है या फिर किसी शिशु को दूध पिलाती है, तो वो क्रिएटिनिन का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है? क्रिएटिनिन का उत्सर्जन करती है। हाँ जी, ध्यान में रहता है कितनी बात। तो मूत्र से संबंधित रोगों की मैं बात करूं तो पॉलीयूरेमिया में क्या होता है? बार बार मूत्र का विसर्जन होता है। भूखा व्यक्ति किसका उत्सर्जन करता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? सोडियम क्लोराइड। और गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला किसका उत्सर्जन करती है? क्रिएटिनिन का उत्सर्जन करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, उत्सर्जन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्सर्जन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्सर्जन के आधार पर जीव, उत्सर्जन के आधार पर मैं जीवों की बात करूं तो एक आते हैं अमोनोटेलिक जीव। कौन से आते हैं जी? अमोनोटेलिक जीव। और अमोनोटेलिक जीव कौन से होते हैं? वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो जल की सर्वाधिक हानि होती है। यानी उसकी बॉडी से सबसे अधिक जल वेस्ट होता है। और ऐसे जीव कौन से होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो वहां पर मैं बात करूं तो जैसे आते हैं अपनी मछली या जितने भी जलीय जीव होते हैं, यानी वे जीव जो जल के अंदर रहते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरे टाइप की मैं बात करूं तो नाम आता है यूरियोटेलिक जीव। कौन से जीव आते हैं? यूरियोटेलिक जीव, यानी वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक जीव। और इसके एग्जाम्पल मैं बताना चाहूं तो जैसे मानव का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ की मैं बात करूं तो मानव यूरिया का ही उत्सर्जन करता है। इसके अलावा जितने भी मेमेलिया वर्ग के जीव है, जितने भी स्तनधारी जीव है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा आता है यूरिकोटेलिक जीव। कौन से जीव होते हैं जी? यूरिकोटेलिक जीव। और यूरिकोटेलिक जीव कौन से होते हैं? वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में सबसे कम जल की हानि होती है। सबसे कम जल की हानि होती है, यानी अपनी बॉडी से, जीव की बॉडी से सबसे कम जल वेस्ट होता है तो होता है यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में। और ऐसे जीव कौन से होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं? तो अपने जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जितनी बात ध्यान में रहता है कि उत्सर्जन के आधार पर जीव होते हैं 3 प्रकार के। अमोनोटेलिक जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, यूरियोटेलिक जीव
यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। यूरिकोटैलिक जीव होते हैं, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और इसके अलावा एक और ध्यान में रख लीजिए, एक और आता है जिसे हम कहते हैं गवानिनोटैलिक जीव। कौन से आते हैं? गवानिनोटैलिक जीव, यानी ये जीव गवानीन का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? गवानीन का उत्सर्जन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में मैं लिख दूंगा मकड़ी और बिच्छू, यानी मकड़ी और जो बिच्छू होते हैं ये किसका उत्सर्जन करते हैं? गवानीन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आज तक यानी आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए ये संरचना बनाई थी मैंने नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पाई जाते हैं? ग्लोमेरुलस झिल्ली पाई जाती है, बोमेन संपुट पाई जाती है, पीसीटी और डीसीटी पाई जाते हैं। नीले के लूप का संबंध नेफ्रॉन से ही होता है। नेक्स्ट में बात करूं मूत्र के, तो मूत्र का संगठन में जल होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है और क्रिएटिनिन होता है। पीएच मान 6 होता है, प्रकृति अम्लीय होती है। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। नेक्स्ट मूत्र से संबंधित रोग आता है, इसे कहते हैं पॉलीयूरिमिया। और पॉलीयूरिमिया का तात्पर्य होता है बार बार मूत्र विसर्जन करना। भूखा व्यक्ति होता है वो किसका उत्सर्जन करता है? सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन करता है। प्रेग्नेंट महिला या स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है वो क्रिएटिनिन का उत्सर्जन करती है। उत्सर्जन के आधार पर जीवों को भी क्लासिफाइड किया गया है। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक जीव कहते हैं। और अमोनिया के उत्सर्जन में सबसे अधिक जल के अन्य होते हैं सिंबथरी जलीय जीव। यूरियोटैलिक जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। मानव स्तनधारी जीव यूरिकोटैलिक जीव होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सबसे कम जल की हानि होती है। इसका एग्जाम्पल आते हैं पक्षी। और कुछ एक ऐसे जीव होते हैं जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ग्वानिनोटैलिक जीव कहते हैं। एग्जाम्पल आते हैं मकड़ी और बिच्छू। ठीक है साथियों, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।